everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. इस वीडियो सेशन में हम इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनका एक डिस्कशन लेने वाले हैं। मतलब जो बच्चे अब आने वाले साल में दैट इज 2023 की मई की एग्जाम्स एंड नवंबर की एग्जाम्स में चाहे सीए इंटर देने वाले हैं या सीए फाइनल देने वाले हैं, उनके लिए जो फ्रेश अमेंडमेंट्स हुए हैं अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हम उस पे डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, ये सिर्फ उनके लिए रेलेवेंट नहीं होता है जो अब एग्जाम्स लिखने वाले हैं। अगर आप एग्जाम्स लिख भी चुके हैं ना, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल। और एक प्रोफेशनल को सिर्फ एग्जाम के सिलेबस तक जितने अपडेट्स थे, खाली उतना ही नहीं, रीसेंट अपडेट्स भी पता होने चाहिए। दैट इज वाई जिन्होंने नवंबर 22 में एग्जामिनेशन दे दिया, चाहे इंटर का दिया हो या फाइनल का, आपको भी ये पूरा गो थ्रू कर लेना चाहिए, बिकॉज आपके रिजल्ट्स आते ही आपको भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है एंड वहां भी ये रेलेवेंट होगा, और इंटर वाले बच्चों के लिए फाइनल में काम लगेगा एंड फाइनल वालों के लिए लाइफ में काम लगेगा। कई बार हम अपडेटेड नहीं होते हैं ना, तो हमारे साथ थोड़े धोखे हो जाते हैं और बेइज्जतियां भी हो जाती है, और जब इस लेवल पे बेइज्जती होती है ना, तो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे ये जो अभी हम सेशन लेने वाले हैं, इसमें जो डिस्कशन करने वाले हैं, इससे एक इंसिडेंट रिसेंटली ध्यान में आता है। कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया जिन्होंने इंटरमीडिएट नवंबर 22 में दी थी। अब नवंबर 22 में दी थी, इसका मतलब लास्ट उन्होंने जो अमेंडमेंट्स पढ़े थे वो 30 अप्रैल 2022 तक के पढ़े थे, उसके बाद तो अमेंडमेंट्स पढ़े नहीं। जून में 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके तहत जुलाई से कुछ अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल किए गए। जैसे अभी रिसेंटली दिसंबर में 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके थ्रू अगेन कुछ अमेंडमेंट्स नोटिफाई किए गए हैं और किए जाने वाले हैं। तो वैसे ही जून में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जो जुलाई से एप्लीकेबल किए गए। तो जिन बच्चों ने नवंबर में एग्जाम दी, उनको तो अमेंडमेंट्स और अपडेट के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम में तो था ही नहीं ना। हम उस समय तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे होते हैं, एंड दैट इज वाई थोड़े धोखे और थोड़ी बेइज्जतियां हो जाती है। तो इस स्टूडेंट के साथ क्या हो गया, वो एक होटल वाले के पास गए थे, होटल में रूम रेंट भर रहे थे, और रूम रेंट भरते वक्त कुछ रूम रेंट था 500-600 रुपए का, जिसके ऊपर होटल वाले ने 12% जीएसटी लगा रखा था। तो भाई, एक बच्चा जो सीए इंटर या सीए फाइनल दे चुका है, उसको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है अब इनवॉइस देखते वक्त। उसने इनवॉइस देखा और इनवॉइस में देखा, बोले 500 रुपए के रूम रेंट पे 12% का जीएसटी कैसे लगा लिया इस होटल वाले ने। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दिसंबर महीने की बात है जब ये रूम रेंट का उन्होंने बिल देखा। तो उन्होंने तुरंत अपना सीए वाला दिमाग लगाया और उस होटल वाले से लड़ना शुरू कर दिया। बोले भैया, होटल पे जीएसटी लगता ही नहीं है, जब 1000 रुपए तक का रूम लेते हैं ना तो जीएसटी नहीं होता, 1000 से ऊपर जाता है तो जीएसटी लगता है। होटल वाले ने बोला, अरे ऐसे कैसे, हमारे सीए से बात हुई है? तो सामने वाला वो भी बोल रहा है, मैं भी सीए ही कर रहा हूं, मुझे भी अच्छे से पता है, कौन है तुम्हारा सीए, बात कराओ। अब यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सर हमने पढ़ा तो है ही ना ये बात कि 1000 रुपए तक का अगर रूम रेंट होता है तो एंट्री नंबर 14 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017 में उसे एग्जाम किया हुआ है। लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया 18 जुलाई 2022 से, एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 18th of July 2022। अब अगर रूम रेंट किसी होटल में, गेस्ट हाउस में, इन में, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, 1000 रुपए तक भी होता है ना, तो भी जीएसटी लगता है, और उस पे 12% जीएसटी लगाया जाता है। ये बात रेट्स के अंदर नोटिफाई करा दी गई। अब वो बच्चा तो लड़ लिया। अब बताओ, यहां तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी ना, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी फील हो जाएगा कि अरे यार, वो बोलेगा अच्छा ये सीए कर रहे हैं। अब उनको थोड़ी पता कि हमारे एग्जाम में कहां तक आया था, हमें कितने अपडेटेड होना चाहिए। ऐसे कई सारे अमेंडमेंट्स रेगुलरली होते रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस वीडियो सेशन टू कवर अमेंडमेंट्स इन जीएसटी, जो हम अलग अलग वीडियोस में पूरे अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। तो सर इस वीडियो में मतलब सारे अमेंडमेंट्स नहीं होंगे? नहीं, ये आपका पहला वीडियो है जिसके अंदर हम सिर्फ जो अमेंडमेंट हुए हैं नोटिफिकेशन 12/2017 में, खाली उन्हीं को एक बार कवर करेंगे। सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं क्या? नहीं, बहुत सारे तो नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, लेकिन जो हुए हैं वो काफी जरूरी हैं। जैसे देखो, अभी मैंने आपको होटल वाला बता भी दिया। अब होटल वाला तो कितना जरूरी है ना, 1000 रुपए तक का भी अब अगर बिल होगा, रूम रेंट होगा, तो उस पर जीएसटी लगेगा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है तो छोटी सी बात, लेकिन हां या ना 12% जीएसटी या ना जीएसटी का फर्क क्रिएट हो जाए। तो हम यहां पर जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, ये सब आज के इस सेशन में 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी, अभी जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं 2023 में,
तब तक तो 48th मीटिंग भी हो चुकी है। हम तो पहले 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो अब एप्लीकेबल होगा आने वाली एग्जाम्स में, इंस्टीट्यूट अब उस पर सवाल पूछेगी, पहले उसकी बात कर रहे हैं जो जून में हुआ था। और उसके तहत एक नोटिफिकेशन निकाला गया जो एप्लीकेबल 18 जुलाई 2022 या उसके बाद हुआ है। तो 18 जुलाई 22 तक प्रोविजंस अलग थे, 18 जुलाई 22 से प्रोविजंस अलग हो गए। मतलब कुछ चीजें जो पहले आप समझते थे एग्जेम्प्ट है वो टैक्सेबल हो गई, कुछ चीजें जो आप सोचते थे पहले टैक्सेबल है वो एग्जेम्प्ट हो गई। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि वो कहां कहां चेंजेस हुए। तो इसे अंत तक सारे एग्जिबिशंस को देखें। हम ये जो फाइल है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये सारे अमेंडमेंट्स की फाइल है। ये हम नीचे लिंक में भी आपको पीडीएफ दे देंगे, तो आप आराम से उसे डाउनलोड करके भी रेफर कर सकते हैं आफ्टर द सेशन। तब तक आप हर चीज ध्यान से सुन लीजिए। ऑब्वियसली आपको पहले से एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का पूरा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज हम सिर्फ चेंजेस कवर कर रहे हैं कि कहां कहां बदलाव हुआ। तो आपने अगर ध्यान में नहीं है तो पहले रिवाइज कर लो कि था क्या, फिर ही हम पढ़ते हैं और तब हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ बदलाव देखने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव हम एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो एग्जेम्प्ट है। मेजॉरिटी चीजें ही हमने एग्जेम्प्ट कर रखी है। लेकिन एक आइटम आप और पढ़ते थे, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसे आप बोलते थे एग्जेम्प्ट, ये आप ध्यान में रखते थे एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है इसे कट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। यानी अब आपको अगर पूछा गया सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इट विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। सर ये फ्यूमिगेशन क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल करना। तो सर पेस्ट कंट्रोल करेंगे अब अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, तो उसके लिए जो खर्चा होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर वेयरहाउस में करोगे तो टैक्सेबल होगा, फार्म पे करोगे एग्रीकल्चरल फार्म पे तो एग्जेम्प्ट था और एग्जेम्प्ट ही रहेगा। तो यहां ध्यान रखना, आपको ऐसे सवाल पूछा जाता है, फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन एन एग्रीकल्चरल फार्म एग्जेम्प्ट, फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन अ वेयरहाउस और एनी अदर प्लेस विल बी टैक्सेबल। तो पहले फार्म पे भी एग्जेम्प्ट था, वेयरहाउस में भी एग्जेम्प्ट था, अब एग्रीकल्चरल फार्म में तो इसे एग्जेम्प्ट ही रखा है। लेकिन अगर आप इसे वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन कराते हैं तो उन सर्विसेज को टैक्सेबल किया जाएगा, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। देखो छोटी सी बात है, खाली हमें रेफर करनी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एग्रीकल्चरल डिस्कशन में ही, अभी तक आप एक एंट्री पढ़ते थे, 18 जुलाई 2022 तक एक एंट्री होती थी, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, सिर्फ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स डॉट 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 वर एग्जेम्प्ट। ये सब आप एग्जेम्प्ट करते थे, इनकी स्टोरिंग वेयरहाउसिंग। तो इनमें से कुछ चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कुछ चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो उस केस में ये लिस्ट दी थी और कहा था कि सिर्फ इनकी स्टोरिंग और वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट है, बाकी चीजों की स्टोरिंग वेयरहाउसिंग तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगी, जो भी सर्विसेज की फी चार्ज की जाएगी। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और बदल के कहा गया है वही स्टोरेज और वेयरहाउसिंग है, लेकिन सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर एग्जेम्प्ट। दैट्स इट, 4। इसका मतलब सर जो बाकी यहां लिखे हुए थे, टी, कॉफी, बीटल लीव्स, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, इन सब की स्टोरेज और वेयरहाउसिंग टैक्सेबल कर दी जाएगी। अब वो एग्जेम्प्ट नहीं है, लिस्ट को बड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। देखो कोई चीज अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, यानी स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एनी हाउ एग्जेम्प्ट, बट स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। सिर्फ स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग, जैसे राइस के लिए भी पहले से एक एंट्री है, राइस का तो लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, ये सब एग्जेम्प्ट होता है, वो अभी भी है। लेकिन बाकी चीजों में जो स्टोरिंग और वेयरहाउसिंग इतनी सारी चीजों का एग्जेम्प्ट किया था, उसको शॉर्ट कट डाउन करके सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम्स पे ले आए हैं हम। तो आपको एग्जाम एंगल से क्या ध्यान में रखना है? स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट, स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जेम्प्ट, ये मैंने अपडेट्स नहीं बताई, ये पहले से था। एंड और क्या ध्यान में रखोगे? स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसको है ना शॉर्ट में थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए, सीपीएफवी, सीपीएफवी, ऐसा कुछ निमोनिक बना लेना चाहिए ऐसी चीजों को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि अमेंडमेंट है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक चेंज और हो गया हमारा विथ रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल सर्विसेज। फिर आ जाइए हेल्थ केयर सर्विसेज पे। बड़ा ही टाइम से इसे डिबेट किया जाता था कि इसे
पूरा एग्जेम्प्ट रखते हैं हम, 100% एग्जेम्प्ट रखते हैं। लोग लग्जरियस हॉस्पिटल्स बुक करते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह, क्या हाई फाई सप्लाईज होती है, कुछ दिनों रुकने के लाखों रुपए लग जाते हैं, तो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज में वो कंपोजिट सप्लाई बन जाता है और प्रीडोमिनेंट एलिमेंट हेल्थ केयर होता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल सप्लाई, क्योंकि हेल्थ केयर है, सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर काफी समय से डिस्कशन था कि भाई अगर आप कोई बहुत महंगे अस्पताल में रुकते हैं, उस महंगे अस्पताल में अगर आप कोई महंगी लग्जरियस सर्विसेज लेते हैं ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो फिर उसको टैक्सेबल करना चाहिए। एंड अब देखिए उसे कर दिया है। पहले क्या लिखा था, देखिए, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जेम्प्ट थे, दिमाग ही नहीं लगाते थे हम। और लिखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस विथ रिगार्ड टू द अबव इज एग्जेम्प्ट। इतना ही पढ़ते थे तो बड़ा इजीली खत्म हो जाता था कि हेल्थ केयर के रिलेटेड कुछ भी बोले ना, टेस्टिंग कराया, डायग्नोसिस कराया, ये वो सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब इसमें डाल दिया गया है हाउएवर। क्या डाला गया है? हाउएवर द अबव एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई, मतलब टैक्सेबल कर देंगे, टू द सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड्स एनी प्राइवेट हॉस्पिटल, एनी नर्सिंग होम, एनी क्लिनिक, उसकी डेफिनेशन हमें पहले से पता है, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम। अगर आपको रूम प्रोवाइड किया गया है एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट द्वारा, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करते वक्त जो रूम आपने बुक किया वो सुपर डीलक्स रूम, लग्जरियस सूट बुक किया है आपने, तो वैसे तो होटल जैसा फीलिंग ले रहे हैं आप हॉस्पिटल में, यानी 5,000 रुपए से ज्यादा के आपके चार्जेस हैं रूम रेंट के, तो फिर उस केस में वो पूरा का पूरा हेल्थ केयर सर्विसेज टैक्सेबल किया जाएगा। कंपोजिट सप्लाई बना के जो अब एग्जेम्पशन मिलता था वो नहीं मिलेगा, यानी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लिमिट आ गई, ₹5,000 पर डे से ज्यादा होने पे टैक्सेबल है, यानी 5,000 रुपए तक का रूम लोगे किसी भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो आप बीच में कुछ अदर देन भी लिखा है, यानी एग्जेम्पशन के एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, एग्जेम्पशन के एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या लिखा है? अदर देन आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, 4 चीजें दी है और बोला है कि इसके ऊपर हम एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं कर रहे, मतलब ये अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगा। यानी कि अगर आपको आईसीयू में भर्ती किया गया या फिर आईसीसीयू में भर्ती किया गया, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, या फिर एनआईसीयू में बुक किया गया, दैट इज नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, या सीसीयू में आपको एडमिट किया गया, क्रिटिकल केयर यूनिट, और रूम चार्जेस 10,000 है, 15,000 है, 25,000 है, कोई बात नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ये 4 नहीं है और फिर आपको जिस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही है वहां रूम रेंट आपसे चार्ज किया जा रहा है 5,000 से ज्यादा, तो फिर पूरा का पूरा बिल हम उसे टैक्सेबल करेंगे, हम उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगाएंगे। तो 5% से इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। सर ये 5% वाली बात याद नहीं रखनी है आपको, क्योंकि आपको पता है चाहे आप इंटर में दे रहे हो एग्जाम या फाइनल में, आपको रेट्स नहीं ध्यान में रखनी होती है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ये 5% पे जीएसटी लगाया जाएगा। क्रेडिट तो वैसे ही नहीं मिलता है ना, क्योंकि ये तो पहले ही ब्लॉक्ड होता है 17 सबसेक्शन 5 में हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो तो वैसे ही ब्लॉक्ड है चाहे कोई भी रेट लगाए। तो पहले तो एग्जेम्प्ट था, अब उस पे 5% टैक्सेबल है। यानी इस पे आप दिमाग में एक छोटा सा चार्ट जैसा बना लें, हॉस्पिटल, जिसको बेटर लैंग्वेज में हम कह रहे हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में आप बुक करते हैं रूम, रूम बुक करते हैं 4 स्पेसिफाइड चीजों के लिए। क्या क्या? आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू या सीसीयू, इन 4 चीजों के लिए। तो वो एग्जेम्प्ट ही है, दिमाग ही नहीं लगाना है। सर कितनी भी रूम बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जेम्प्ट ही है। अगर इनके अलावा कुछ और है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा सर? भाड़ा 5,000 प्रतिदिन से ज्यादा है या 5,000 रुपए तक है? 5,000 रुपए तक है, एग्जेम्प्ट ही रहेगा, दिमाग नहीं लगाना है। 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। 5% याद नहीं रखना है, वो आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। पहले ऐसा चार्ट नहीं बनाना पड़ता था, सिंपल रखना होता था, हेल्थ केयर सर्विसेज दिया है एग्जेम्प्ट,
अब आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो रूम का भाड़ा कितना है। ऐसे क्वेश्चंस कंपोजिट सप्लाई में क्लब होंगे, सेक्शन 8 के साथ क्लब होंगे, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या गुड सर्विसेज है, क्या टैक्सेबल, क्या एग्जेम्प्ट है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। अगर प्रिंसिपल सप्लाई ही मेन सप्लाई है जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, उसी को आपने टैक्सेबल कर दिया तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वो क्वेश्चंस तो जैसा आपने पहले भी देखे होंगे वो रहेंगे ही, लेकिन उसके अंदर ये कंपोजिट सप्लाई में छोटा सा चेंज आ जाएगा। तो जैसे हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर में एक सर्विसेज आप और पढ़ते थे, कॉर्ड ब्लड बैंक सर्विसेज। क्या थी ये कॉर्ड ब्लड बैंक सर्विसेज की? कि भाई आज के टाइम में थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं, उसे प्रिजर्व करने का ब्लड बैंक होता है। ये रेगुलर ब्लड बैंक नहीं है, ये कॉर्ड ब्लड बैंक है। तो बच्चे के जन्म होने पे ये काम किया जाता है, उसे प्रिजर्व किया जाता है अलग अलग लोकेशंस में, कि कल को फ्यूचर में जाके कोई भी इंजरी हो जाए, डिफॉर्मिटी हो जाए, कोई डिफिकल्टी हो जाए, तो उस टिश्यूज का यूज किया जा सकता है हील करने में। तो साइंस ने काफी एडवांस हो गया है। तो इस तरीके से ये जो कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विसेज हैं, इन्हें एग्जेम्प्ट किया हुआ था। यानी कि आप किसी से भी कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विसेज लेते हैं, जो भी ये प्रोवाइड करते हैं, काफी कम कंपनियां ये प्रोवाइड करती है और इंडिया में तो कुछ ही लोकेशंस पे होता है, तो उसका कुछ चार्जेस लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कैसी सर्विसेज ले रहे हैं। कोई 25,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है। पैकेजेस आते हैं इसके, जिसमें उनकी टीम आती है और डिलीवरी के वक्त उन सैंपल्स को कलेक्ट करती है एंड उन्हें स्टोर करती है एट डेजिग्नेटेड लोकेशंस। तो ये पहले क्या थे? एग्जेम्प्ट थे, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। अब इसे डिलीट कर दिया है, मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गए? टैक्सेबल। अब आपको बोला जाए कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विस ली टू प्रिजर्व स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सिंपल, आपको तो सिर्फ ध्यान में रखना है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ऐसे ही हम हेल्थ केयर सर्विसेज डिस्कस करते वक्त एक पॉइंट और देखते थे, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स वगैरह, इनका जो वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल होता है, जिसको आप एम ही नहीं फेंक सकते, बिकॉज उससे अगेन डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है, हार्मफुल हो सकता है हमारे एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए। इसीलिए उनको बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ट्रीट किया जाता है, जिसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स को, कि भाई हमारा किसी ने ट्रीट करके दिया है वेस्ट को, तो उसके लिए कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। इन चार्जेस को पहले फुल्ली एग्जेम्प्ट रखा हुआ था, अब इसे डिलीट कर दिया है। इसका मतलब अब ये फुल्ली टैक्सेबल हो गए हैं। बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले जो भी चार्जेस आपसे लेंगे, ये फुल्ली टैक्सेबल किए जाएंगे जीएसटी में। देन आ जाता है नेक्स्ट एंट्री विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट। सर इसमें क्या चेंज हो गया? गवर्नमेंट अपने आप में क्या बदलाव करने लग गई? देखो, गवर्नमेंट की एंट्री होती है एंट्री 6, एंट्री 7, एंट्री 8, एंट्री 9। इतनी सारी एंट्रीज होती है जिनके बेसिस पे हम कंबाइंड पढ़ते हैं कि गवर्नमेंटल सर्विसेज का क्या करना है। इन सबको मैंने यहां पर दिया है आपको, लेकिन ये इतना सारा देने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि हर जगह चेंज वही है, चेंज एक ही कॉमन है, जो पढ़ाना एक ही बात है, छोटी सी बात पढ़ानी है, लेकिन उसे क्योंकि हर जगह आपको ठीक करना पड़ेगा, इसीलिए आपको इतनी सारी जगहों पे चेंज दिखाई दे रहा है। सर बदलाव कहां हुआ है? मैं आपके साथ सिर्फ बदलाव की बात करता हूं, टेक्सचुअल लैंग्वेज रीड करने की हमें नीड भी नहीं है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आप ये पढ़ते थे कि अगर 4 स्पेसिफिक सर्विसेज दी है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस, ये 4, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल। नॉर्मल चार्ज, नो रिवर्स चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंटल सर्विसेज पे ज्यादातर रिवर्स चार्ज है, नॉर्मल चार्ज। एंड इन 4 के अलावा और कोई भी सर्विसेज दी है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। दिस इज व्हाट यू नो ऑलरेडी। अब इसके अंदर बदलाव किया गया है, जिस बदलाव का इंपैक्ट होगा थोड़ा सा। बदलाव ये किया है, जो हर जगह ये बात लिखी हुई थी कि सिर्फ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज जो होती है उन्हें हम टैक्स करेंगे, उसकी जगह बोल दिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कुछ भी देगा ना उसे टैक्स करेंगे, कुछ भी। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास रेगुलर पोस्टल सर्विसेज, कोई भी रेगुलर ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ये सबको भी पकड़ लिया और बोला सब टैक्सेबल करेंगे हम, क्योंकि इन्होंने डिलीट कर दिया खाली ये जो 4 बातें लिखी थी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी। बट बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये करने के बाद एक नई एंट्री इंसर्ट की है, एंट्री 24C, नई एंट्री। और उस नई एंट्री में लिखा है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बेसिक मेल सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, जिसमें जो एनवेलप का वजन है वो 10 ग्राम से कम है, एनवेलप का वजन 10 ग्राम से कम है, तो उस सिचुएशन में वो एग्जेम्प्ट होगा। और बाकी इसका मतलब जो भी और सर्विसेज बच गई, चाहे वो स्पीड पोस्ट वगैरह हो या एजेंसी सर्विसेज वगैरह हो, वो सारी की सारी हम क्या करने वाले हैं? टैक्सेबल। सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, करना क्या है वो बताइए आप। बड़ा सिंपल है, देखो अब आपको बोला जाए ना सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
तो आप उसके दो हिस्से कर दो, जिसमें एक हिस्सा है एंट्री नंबर 24C वाले आइटम्स और बाकी सब में सीधे कर दो टैक्सेबल। टैक्सेबल किसमें? नॉर्मल बोलने का मतलब सर रिवर्स चार्ज आरसी नहीं लगेगा। तो सर एंट्री नंबर 24C में कौन से हैं वो आपको याद रखना है। कौन से? बेसिक मेल सर्विसेज हैं, तो ये आप बना लेना। बेसिक मेल सर्विसेज यानी सर इसमें क्या क्या आएगा? इसके अंदर देखो आ जाएगा आपका पोस्ट कार्ड, ये सब छुटपुट काम होते हैं ना, इनलैंड लेटर, बुक, पोस्ट कार्ड, ऑर्डिनरी पोस्ट, एकदम स्पेसिफिकली यही चार। देखो यहां पे लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, जिसमें ऑर्डिनरी पोस्ट में भी देखो ऐसा लिखा है एनवेलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम, यानी वजन भी देखना पड़ेगा। ऑर्डिनरी पोस्ट में लेस देन 10 ग्राम है। ये चार याद रखने हैं। क्या? पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड की सर्विसेज ली है, इनलैंड लेटर के लिए है, बुक पोस्ट के लिए है या ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए है जिसमें एनवेलप्स का वजन 10 ग्राम से कम है। तो ये सर्विसेज आपकी क्या होने वाली है? एग्जेम्प्ट। किसी को भी दियो टू एनी पर्सन। बट अगर इसके अलावा बाकी सब है, अदर्स कुछ भी है, सब टैक्सेबल। सर तो और क्या क्या हो सकता है? स्पीड पोस्ट अभी भी टैक्सेबल है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट अभी भी टैक्सेबल है, लाइफ इंश्योरेंस अभी भी टैक्सेबल है, एजेंसी सर्विस अभी भी टैक्सेबल है। सर तो बदला कहां? बदल गए कुछ आइटम्स। ऑर्डिनरी पोस्ट जिनका वजन 10 ग्राम या उससे ज्यादा है वो अब टैक्सेबल हो जाएंगे। पहले ऑर्डिनरी पोस्ट सारे एग्जेम्प्ट हो रहे थे, अब इन्होंने ऑर्डिनरी पोस्ट में बाइफरकेशन कर दिया। 10 ग्राम से कम है एनवेलप का वेट तो उस केस में एग्जेम्प्ट, 10 ग्राम या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल। और सर कहां फर्क आ जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट पहले एग्जेम्प्ट हो रहे थे, अब रजिस्टर्ड पोस्ट कोई भी हो टैक्सेबल हो रहे, कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट हो। अब इंस्टीट्यूट है ना, इसमें आपको कंफ्यूज करेगी एग्जाम में, वो आपको क्या बोलेगी? रजिस्टर्ड पोस्ट जिसके एनवेलप का वजन 5 ग्राम है। बट रजिस्टर्ड पोस्ट में तो एनवेलप का वजन देखने बोला ही नहीं है। रजिस्टर्ड पोस्ट तो हमने सीधे बोल दिया अदर्स में गया और टैक्सेबल है, जिस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। वो वजन तो सिर्फ किस में देखने बोला है? ऑर्डिनरी पोस्ट। तो ये अदर्स में आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, वो कौन से होंगे? ऑर्डिनरी पोस्ट हो सकता है जिनका वजन 10 ग्राम या उससे ज्यादा है। या और क्या पूछा जा सकता है? रजिस्टर्ड पोस्ट जिसमें वजन मैटर ही नहीं करता, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूं, सारा रजिस्टर्ड पोस्ट टैक्सेबल है। स्पीड पोस्ट तो पहले भी था अभी भी है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट तो पहले भी था अभी भी है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस पहले भी था अभी भी है, एजेंसी सर्विस लाइक कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासपोर्ट, म्यूचुअल फंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल्स अभी भी टैक्सेबल है, कुछ भी नहीं बदला है। वो बहुत छोटा सा बदलाव हुआ है, लेकिन आपको इस पे अच्छा सा सवाल बना के दिया जा सकता है, खास करके रजिस्टर्ड पोस्ट के वेट पे। तो यही आपको मैंने नोट्स में या समराइज करके ही दे दिया। देखो एग्जेम्प्ट सर्विसेज वाले सारे लिख के दे दिए, और बाकी ये जो लिख के दिए वो नहीं भी लिख के देता तो चलता, क्योंकि वो मैंने बता ही दिया ना, बाकी जो भी बचा वो सब टैक्सेबल है। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा क्लेरिफिकेशन है, इतना डिटेल में हमें क्लेरिफाई करने की नीड ही नहीं है ना, जो बोला जाता है खाली इसको फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। बस अब इसी बात को लेके एंट्री 6, 7, 8, 9 हर जगह कुछ बदलना पड़ा, जो मैंने आपको समराइज कर दिया। इसके अलावा आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज में जाने की नीड ही नहीं है, बस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो चेंज हुआ वो देखना है। पहले से जो बातें पता थी वो वैसी ही है, मतलब इन रिलेशन टू एनी सर्विस विथ रिगार्ड टू वेसल एयरक्राफ्ट, वो पहले भी टैक्सेबल थी अभी भी टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, वो पहले भी टैक्सेबल थी अभी भी टैक्सेबल है, अनलेस कहीं और एग्जाम किया हो हमने, जैसे रेलवेज वगैरह को हमने स्लीपर कोच वगैरह एग्जाम किया है तो वो तो रहेगा ही। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले भी टैक्सेबल थी अभी भी टैक्सेबल है। और बाकी सारी सर्विसेज में अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू अ लिमिट, जो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट पे, पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है। लिमिट क्रॉस हो गई तो 5000 की जो लिमिट होती है सर्विस की, वो अभी भी वैसी ही है, कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। ऑलराइट, ये पोस्टल कार्ड वाली बात आपको अलग से भी यहां एंट्री नंबर 24C दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट की रिलेटेड एक और सर्विसेज हुआ करती थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट को दी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने, ये पहले एग्जाम था, नाउ इट इज टैक्सेबल। तो बस सिंपल वन लाइनर ध्यान में रखना है, GSTN जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो आपका GST पोर्टल चलाता है, संभालता है, उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी।
तो देती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही तो वो लोग पूरा का पूरा पोर्टल मेंटेन कर रहे हैं ना, तो उसकी बिलिंग होती है, उस बिल पे जीएसटी लगेगा, रेगुलर तरीके से लगेगा। सो दिस इज जीएसटीएन टू द गवर्नमेंट की सर्विसेज। आ जाते हैं अब नेक्स्ट पे, गवर्नमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय डिफरेंट मोड। ये एंट्री पूरी की पूरी अभी भी वैसे ही है कि अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो और आपकी उड़ने वाली जो टेक ऑफ वाला प्लेस है या फिर जहां पे आप लैंड करते हैं वो इनमें से कोई स्टेट है या इनमें से कोई जगह है तो वो एग्जेम्प्ट है, कोई भी एक लेग। तो ये सर इसमें क्या बदला, ये तो पहले भी ऐसा ही था, यहां बदला है। आप बहुत केयरफुली अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहां एयर इन इकोनॉमी क्लास, ये इतनी सी बात ऐड हुई है, एयर इन इकोनॉमी क्लास। तो पहले सर यहां क्या लिखा था, बाई एयर एम्बार्किंग फ्रॉम, ये बात मिसिंग थी। मतलब अगर मैंने एक फ्लाइट बुक की सर मुंबई टू मेघालय, मेघालय की किसी सिटी की, तो मुंबई टू मेघालय, तो एक जगह भी अगर एम्बार्क या टर्मिनेट हो रहा है वो मेघालय है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, चाहे वो इकोनॉमी क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो या इकोनॉमी क्लास हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहां बोल दिया भाई खाली इकोनॉमी क्लास एग्जेम्प्ट है, यानी जो बिजनेस क्लास होता है ना, बड़े बड़े लोग जिसमें ट्रैवल करते हैं, पैसे वाले लोग, उसको इन्होंने क्या बोल दिया, टैक्सेबल। कई बार अमेंडमेंट्स पढ़ते वक्त लगता है ये तो हमेशा से ही ऐसा होना चाहिए था, नहीं लगता है? जैसे ये वाली बात तो ऐसा ही लगता है ना, यार ये तो पहले भी टैक्सेबल होनी चाहिए थी। मतलब 5 साल लग गए क्या हमको रियलाइज करने में? हाँ भाई 5 साल लग गए। जब 5 साल पूरे हुए तब हमें रियलाइज हुआ यार यहां इकोनॉमिक क्लास डालना चाहिए ना, आम आदमी के लिए सस्ता कर रहे हैं, जिनके पास पहले से पैसा है वो तो जीएसटी देंगे ही ना, तो उनके लिए क्यों सस्ता कर रहे हैं हम? वो चीज अब गवर्नमेंट ने कर दी, भाई तुम्हारे लिए सस्ता नहीं करेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमिक क्लास वालों के लिए करेंगे, बाकी सब वैसे ही है। स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कोई चेंज नहीं है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो गया। फिर आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गुड्स में आप पढ़ते थे बाई रेल या वेसल, कुछ आइटम्स है तो उस केस में एग्जेम्प्ट, और बाई जीटीए तो कुछ आइटम्स है तो एग्जेम्प्ट। ये पढ़ते वक्त है ना दो फर्क होते थे। रेल और वेसल में लिखा होता था कि अगर रेलवे इक्विपमेंट ही लेके जा रहे हो बाई रेल और वेसल तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर रेलवे इक्विपमेंट लेके जा रहे हो बाई जीटीए तो टैक्सेबल है। ऐसे ही जब रेल और वेसल पढ़ते थे तो अदर गुड्स का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जीटीए पढ़ते थे तो ऐसा लिखा था सिंगल कैरेज में 1500 रुपए तक का फ्रेट है अलग अलग लोगों का तो एग्जेम्प्ट, और अगर पर पर्सन 750 तक है तो भी एग्जेम्प्ट। ये बातें अलग होती थी, बाकी सब सेम था। न्यूज़पेपर, फिर डिफेंस मटेरियल, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, सब सेम था, सिर्फ यही दो अलग थे। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो बच्चों को परेशानी होती है इसको याद करने में, ये एक एक पॉइंट हमने क्यों अलग कर दिए, इन्होंने बोला चलो रैशनलाइज ही कर देते, आपके लिए इजी हो गया। इजी कैसे हो गया? इन्होंने रेल और वेसल से रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल डालना डिलीट कर दिया, मतलब कि अब ये क्या हो गया, टैक्सेबल। बढ़िया हो गया ना, याद नहीं रखना पड़ेगा। रेलवे इक्विपमेंट चाहे रेल या वेसल से लेके जाओ या जीटीए से लेके जाओ, टैक्सेबल है, इजी। नहीं तो पहले याद करना पड़ता था, जीटीए से लेके गए तो टैक्सेबल, रेल या वेसल से लेके गए तो एग्जेम्प्ट, किसी से भी लेके जाओ एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल कर दिया गया है अब उसे। ऐसे ही जब आप जीटीए की बात करते थे तो जीटीए में हम बोलते थे कि व्हीकल से 1500 रुपए तक का सामान या पर पर्सन 750 रुपए तक का सामान। इसको भी समझाने में बड़ा स्ट्रेस आता था कि पहले पर व्हीकल देखते हैं 1500 रुपए तक का सबका फ्रेट है अगर तो सब एग्जेम्प्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो पर पर्सन देखते हैं, पर कंसाइनी देखते हैं 750 रुपए तक का है तो एग्जेम्प्ट, यानी कोई भी सामान लेके जाओ 750 रुपए तक का फ्रेट है भाई जीटीए तो कोई टैक्स नहीं है। अब हमने उड़ा दिए मतलब टैक्सेबल है भाई, अमाउंट देखनी नहीं है, 1500 750 देखनी नहीं है। अगर ये सब हुए तो एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट है, बट अगर ये सब नहीं हुए तो सीधे टैक्सेबल है। इजी हो गया आपके लिए ये अमेंडमेंट। तो देन नेक्स्ट अमेंडमेंट, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें। सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ फुल्ली टैक्सेबल। पहले हम पढ़ते थे सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट, ऐसे ही सर्विसेज बाय इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इज नाउ फुल्ली टैक्सेबल। सर्विसेज बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज बाय सेबी इज फुल्ली टैक्सेबल। तो यानी आरबीआई, इरडा और सेबी जो सर्विसेज देते हैं वो अब टैक्सेबल हैं। पहले इनमें हम पढ़ते थे ये एग्जेम्प्ट है, कुछ पहले भी एग्जेम्प्ट थे अभी भी एग्जेम्प्ट हैं, जैसे कि कोल माइंस फंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पहले भी एग्जेम्प्ट था अभी भी एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआईसी वो पहले भी एग्जेम्प्ट था अभी भी एग्जेम्प्ट है। तो जो काटे खाली वही एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हुए, बाकी जो जैसे थे वो वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट,
रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, हल्ला मचा दिया इस अमेंडमेंट ने जब ये जुलाई 2022 में इंप्लीमेंट हुआ। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, सर ये तो रटा हुआ था, एग्जेम्प्ट, सीधे बोलते थे हम कि अगर कोई घर किसी को रहने के लिए भाड़े पे दिया, अगर कोई रहने वाला घर किसी को रहने के लिए भाड़े पे दिया तो एग्जेम्प्ट है। अब इन्होंने क्या बोल दिया है, अगर कोई रहने वाला घर रहने के लिए भाड़े पे दिया बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया ना, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्सेबल है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया तो ही एग्जेम्प्ट करेंगे हम उसे। देखो क्या लैंग्वेज हो गई, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस एक्सेप्ट where the residential dwelling is rented to a registered person are exempt. मतलब if a residential dwelling for use as residence is rented to an unregistered person, then it is exempt. If it is rented to a registered person, then it is taxable. तो इसका भी आपको दिमाग में एक छोटा सा चार्ट बना लेना चाहिए कि सर अब अगर रेंटिंग की बात आई ना, किसके रेंटिंग की, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, किस लिए दिया है, रेसिडेंस के लिए दिया है। भाई मैंने मेरा घर पिक्चर की शूटिंग वालों को दिया है तो फिर उस केस में तो वैसे ही टैक्सेबल था ना। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल यूज हो गया वो तो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी को रहने के लिए दिया है फॉर रेसिडेंस, तब आप उसके अब दो पार्ट्स करोगे। आप बोलोगे कि क्या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो आप कहोगे हां जी टैक्सेबल ही होगा ये अब, यानी ये चेंज हो गया और टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज होगा। और अगर अदर्स है ना तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा, मतलब टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जैसे होता है ना, कोई कंपनी ने भाड़े पे जगह ली है ताकि उसके एम्प्लॉइज वगैरह को वो रुका सके, तो रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज हो रही है, लेकिन कंपनी ने ली है जो एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जीएसटी में, तो फिर वो टैक्सेबल होगा और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा। मतलब जिसने भाड़े पे लिया वो भाड़ा देने के साथ साथ सरकार को जीएसटी भरेगा उसके ऊपर। और वहीं अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने लिया, आम आदमी ने लिया अपने फैमिली के गुजारे के लिए, रहने के लिए, तो हम उस पर जीएसटी का बर्डन नहीं डालना चाहते, हम उसे एग्जेम्प्ट ही रखना चाहते हैं। तो पहले तो कोई भी लेता था एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब रजिस्टर्ड पर्सन ले तो हमने उसे टैक्सेबल कर दिया है। सर रिवर्स चार्ज में होगा वो बात, बेटा वो बात नोटिफिकेशन 1317 में है, जिसके लिए हम रिवर्स चार्ज के अमेंडमेंट्स अलग से डालेंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज में एक आध अमेंडमेंट्स और है जो जीटीए में भी हुआ है, तो हम वहां साथ में कवर करेंगे। यहां से इतना कवर कर रहे हैं, हाँ रिवर्स चार्ज में जाएगा, एग्जैक्ट डिटेलिंग हम रिवर्स चार्ज के डिस्कशन में लेंगे। तो छोटी सी बात लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। देन आ गया वो पॉइंट जिससे मैंने इस सेशन की शुरुआत की थी, सर्विसेज बाय होटल्स एक्सेट्रा हैविंग वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 और इक्विवेलेंट। 1000 रुपए प्रतिदिन का रूम रेंट है, एग्जेम्प्ट पढ़ते थे आप, टैक्सेबल है। सर 100 रुपए टैक्सेबल है, 50 रुपए इतना सस्ता होगा नहीं पर टैक्सेबल है, कुछ भी हो टैक्सेबल है। होटल में अमेंडमेंट खाली होटल में हुआ है। सर ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हो होटल में, क्योंकि ऐसा ही एक पॉइंट आप एंट्री नंबर 13 में पढ़ते हैं रिलीजियस प्लेसेस के लिए, कि जो रिलीजियस प्लेसेस होती है वहां पर भी 1000 रुपए तक का भाड़ा होता है ना, तो एग्जेम्प्ट है, वो अभी भी एग्जेम्प्ट ही है, वहां डिलीट नहीं किया है। तो कोई रिलीजियस प्लेस है और वहां पर आपको कोई धर्मशाला वगैरह होता है ना भाई, 500-600 रुपए में रहने की जगह मिलती है आपको, वो एग्जेम्प्ट ही है, उस पर जीएसटी नहीं है। 1000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है वहां भी। यहां पहले कैसा था, 1000 तक है तो एग्जेम्प्ट है, 1000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। अब 1000 पे भी है ना तो भी इस पे 12% लगा दिया है। अब 12% अगेन ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, छोटी सी बात बट कितनी बड़ी बात। FSSAI सर्विसेज टू फूड बिजनेस ऑपरेटर। भाई नेस्ले मैगी बनाता है, अब मैगी बनाने के वक्त उसको उसकी FSSAI से टेस्टिंग करानी पड़ती है, दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखो ना कोई भी सामान खरीदते हो तो उस पे एक सिंबल होता है कि FSSAI ने इसको ओके किया है कि भाई खा लो, टेंशन नहीं है, डरने का नहीं। तो नेस्ले जाता है FSSAI के पास और उसको बोलता है भाई ऑडिट कर और टैग दे मुझे, तो कुछ चार्ज लगते हैं, कुछ फीस लगती है ये काम कराने की। तो दिस इज अ सर्विस गिवन बाय FSSAI टू फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। ये पहले कर दिए गए थे एग्जेम्प्ट और अब ये हो गए हैं फुल्ली टैक्सेबल। तो ये मैंडेटरी होता है, आपको कराना ही पड़ेगा, बट कराते वक्त जो चार्जेस लगेंगे उस पे जीएसटी भी आपको भरना पड़ेगा। नई एंट्री ऐड हुई है, टूर ऑपरेटर सर्विसेज। हम ऐसा बोल सकते हैं नया यही ऐड हुआ है, बाकी तो सब क्या डिलीट ही हुआ है जनरली या अमेंड हुआ है। नया ऐड हुआ है एंट्री नंबर 52A। क्या ऐड हुआ है, बड़ा स्पेसिफिक है। टूर ऑपरेटर सर्विसेज सप्लाई टू अ फॉरेन टूरिस्ट। तो आप एक टूर ऑपरेटर वाले हैं, जैसे आप एक हॉलीडेज वाले हैं, समझो ए हॉलीडेज इज द नेम ऑफ द फॉर्म जो टूरिस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और ये किसी फॉरेन टूरिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। फॉरेन टूरिस्ट कौन होता है सर, जिसका अपना पासपोर्ट नहीं होता,
अपने यहां नहीं रेसिडेंट है, उसकी डेफिनेशन है वही डेफिनेशन जो आप कस्टम्स लॉ में भी पढ़ते हैं, या कई जगहों पे सेम ही डेफिनेशन दी है, इनफैक्ट रेफरेंस के लिए यहां आपको प्रोवाइड भी की है। फॉरेन टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इंडिया, जिसने 6 महीने से ज्यादा नहीं गुजारे हैं हमारे यहां। 6 महीने से ज्यादा गुजार लिए तो फिर वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ये इनकम टैक्स वाला नहीं है, ये रेगुलर में हम कहते हैं। ऐसा ही आप कस्टम्स में भी देखते हो जब बैगेज रूल्स पढ़ते हो, तो फाइनल वाले बच्चे कनेक्ट कर लेंगे, इंटर वाले पढ़ेंगे फाइनल में इस बारे में। तो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉरेन टूरिस्ट है, बाहर का आदमी है, खाली इतना समझो। तो अगर कोई टूर ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर ने एक सर्विस दी, पैकेज वैकेज बना के दिया घूमने फिरने का, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जेम्पशन की बात नहीं है। लेकिन अगर वो जो पैकेज बना के दिया है विथ रिगार्ड टू टूरिंग आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के बाहर फिर तो सर्विसेज एक तरीके से यूज की जा रही है, तो उस सिचुएशन में एज पर द लॉजिकल जीएसटी लॉ उसे हमें टैक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टूरिज्म है वो बाहर हो रहा है, वो एक्टिविटी इंडिया में नहीं हो रही है। तो इस चीज को बेटर करने के लिए इन्होंने एंट्री 52A डाला कि अगर वो जो सर्विसेज है विच इज विथ रिगार्ड टू अ टूर टू बी परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, तो हम उसे एग्जेम्प्ट कर दें। लेकिन ये डालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई टूर्स ऐसे होते हैं थोड़ा इंडिया में है, थोड़ा नेपाल में है, थोड़ा इंडिया में है, थोड़ा भूटान में है, तो इसीलिए इसको प्रॉपरली फ्रेम करके डाला गया। क्या? टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, सप्लाइड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट। यानी अगर देखो पूरा इंडिया के बाहर परफॉर्म हुआ तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पूरा इंडिया में परफॉर्म हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर थोड़ा इंडिया में है, थोड़ा इंडिया के बाहर है, तो हम एक वैल्यू तक एग्जेम्प्ट करेंगे और बाकी टैक्सेबल रहेगी। यानी अगर 1 लाख का बिल बना होगा तो 1 लाख में से कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट है। तो सर वो तोड़े कैसे? तोड़ने का इन्होंने फॉर्मूला दिया है। वैल्यू ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया कैसे निकालेंगे आप? वैल्यू ऑफ द टूर परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज लोअर। कितना आउटसाइड मतलब एग्जेम्प्ट निकाल रहे हैं हम, टैक्सेबल नहीं निकाल रहे, एग्जेम्प्ट निकाल रहे हैं। टोटल कंसिडरेशन चार्ज 1 लाख into number of days for which the tour is performed outside India divide by the total number of days comprising the tour। 5 दिन का टूर बुक किया, 3 दिन बाहर है और 2 दिन इंडिया में, तो 1 लाख का कंसिडरेशन था। 1 लाख इंटू 3/5, 3 दिन बाहर और 5 दिन टोटल, 2 दिन इंडिया में, तो इंटू 3/5 60,000 आया, 60,000, दैट इज द फर्स्ट नंबर। और 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन चार्ज, 1 लाख का 50%, 50,000, 60,000 और 50,000, विच एवर इज लोअर। आंसर क्या हो गया? 50,000। 50,000 एग्जेम्प्ट, बाकी 50,000 टैक्सेबल। इजी, फिर से रिपीट कर देता हूं क्या करना है आपको। जो टोटल कंसिडरेशन चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करो विथ कितने दिन इंडिया के बाहर टूर है, डिवाइड बाई टोटल टूर के डेज, एक नंबर आया। और जो टोटल कंसिडरेशन चार्ज है उसका 50%, दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये एग्जेम्प्ट पोर्शन आया, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया? टैक्सेबल पोर्शन आ गया। अब ये जैसे ही बताते हैं ना तो थोड़े थोड़े डाउट्स आने चालू भी हो जाते हैं। सर ऐसे कोई एग्जैक्ट थोड़ी टूर बुक होता है 5 दिन, कई बार ऐसा होगा ना सर 4.5 दिन का टूर है, जिसमें भी तो सर घंटे के हिसाब से होता है कि भाई कुछ घंटे मैं बिताऊंगा श्रीलंका में, कुछ घंटे बिताऊंगा मैं इंडिया में, तो फिर उसको कैसे तोड़ोगे आप? उसके लिए इन्होंने लॉ में इलस्ट्रेशन डाल दिया एंड क्लैरिफाई कर दिया। इन मेकिंग अबव कैलकुलेशन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स, 12 घंटे या उससे ज्यादा शैल बी कंसिडर्ड एज 1 फुल डे and duration of time less than 12 घंटे shall be considered as half day। यानी अगर किसी भी दिन का 12 घंटे या उससे ज्यादा हो रहा होगा तो उसको 1 मान लेना, और किसी भी दिन का 12 घंटे से कम हो रहा होगा तो उसको आधा मान लेना। तो जैसे कि अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं कि 4 दिन हम बिताएंगे इंडिया में, 4 दिन हम बिताएंगे इंडिया में, और हम 2 दिन 10 घंटे बिताएंगे, 2 दिन 10 घंटे बिताएंगे श्रीलंका में, तो 4 दिन इंडिया में, 2 दिन 10 घंटे बिताएंगे हम श्रीलंका में, तो 2 दिन तो श्रीलंका है वो तो ठीक ही है, 10 घंटे और है श्रीलंका में, तो जो 10 घंटे हैं उसको आप राउंड ऑफ करोगे। 10 घंटे 12 घंटे से कम है तो उसको आधा मानेंगे। आधा मानेंगे मतलब आप श्रीलंका में कितने दिन बिताएंगे? 2.5 दिन, तो 4 + 2.5 6.5 हो गया। तो अब आप फॉर्मूला बनाते हुए बोलेंगे कंसिडरेशन चार्ज इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 6.5। तो 12 घंटे या उससे ज्यादा हो तो पूरा 1 दिन मान लो, 12 घंटे से कम हो तो उस केस में आपको उसे आधा दिन मानना है, 0.5 मानना है। देखो आपके रेफरेंस के लिए यहां इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जो आप खुद भी कर लोगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अलग अलग इलस्ट्रेशंस दिए हैं, आप इसे रेफर कर ले, ये आपको अटैच किया हुआ ही है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पॉज करके भी आप इसे देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। 2.5 दिन इंडिया में बिताया, 3 दिन श्रीलंका में, टोटल 1 लाख का था।
तो 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5.5, तो श्रीलंका में 3 दिन और टोटल कितना हो गया 5.5, जिसमें 2.5 दिन इंडिया के कैसे आए होंगे, जिस दिन इंडिया में 12 घंटे से कम रहे होंगे उस दिन उन्होंने उसका आधा माना होगा, और जिस दिन ज्यादा रहे होंगे उसको पूरा माना होगा। तो आपका ये एक नंबर आ गया 54,000 समथिंग, और 50,000 विच एवर इज लेस, तो 50,000 एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल वैल्यू बाकी 50,000 हो गई। सिंपल, इजी करना है आपको। ये हो गया एंट्री नंबर 52A। फिर आपका एक पॉइंट आता है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। तो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स पहले एग्जेम्प्ट किया हुआ था, टैक्सेबल है। तो ये जो स्लॉटरिंग हाउस होता है जहां पे स्लॉटर किया जाता है एनिमल्स को, वो जो सर्विसेज है वो पहले एग्जेम्प्ट की हुई थी, अब उसे फुल्ली टैक्सेबल कर दिया है। एक और अमेंडमेंट किया गया रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग में। यहां बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, थोड़ा सा इंपैक्टफुल अमेंडमेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स बाय अ चैरिटेबल एंटिटी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अभी यहां पहले है ना थोड़ी एम्बिग्विटी थी, थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं था, थोड़ा रीडिंग समझ नहीं आती थी। यहां पहले क्या लिखा था, ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विस आप देते हो विथ रिगार्ड टू आर्ट या कल्चर, विथ रिगार्ड टू आर्ट या कल्चर कोई भी दे, और अगर आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग या कोचिंग देते हो चैरिटेबल एंटिटी ही जो इनकम टैक्स के हिसाब से रजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन सा था कि वो जो आर्ट और कल्चर है उसके अंदर एनी पर्सन हो गया मतलब, और स्पोर्ट्स में चैरिटेबल एंटिटी हुआ सिर्फ, तो इसको इन्होंने एकदम प्रॉपर कर दिया कि हां आर्ट्स और कल्चर में सिर्फ इंडिविजुअल ने ट्रेनिंग दी, यानी कि कंपनी ने दी, पार्टनरशिप फर्म ने दी, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी, तो हम उसे टैक्सेबल करेंगे। लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात करते तो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी, स्पोर्ट्स अगर चैरिटेबल एंटिटी ने दिया तो पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है, मतलब स्पोर्ट्स में किसी और एंटिटी ने दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा। तो ये सिंपल यहां पे क्या है ना, ये ऐड हो गया बाय एन इंडिविजुअल। पहले ये नहीं लिखा हुआ था, खाली लिखा था स्पोर्ट्स तो चैरिटेबल एंटिटी, आर्ट और कल्चर तो एनी पर्सन। अब बोल दिया आर्ट या कल्चर तो एनी पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल है, और स्पोर्ट्स है तो पहले भी चैरिटेबल एंटिटी लिखा था, अभी भी चैरिटेबल एंटिटी लिखा है। इतना अगेन एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये, इसलिए हम इसे लास्ट में ले रहे हैं। एंड देन लास्ट ये 3 एंट्रीज जिसपे बड़ा डिस्कशन हुआ है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बड़ी डिबेट हुई है। आपने ये बात पढ़ी हुई होगी, और ये बात थोड़ा सीए फाइनल वाले ने ज्यादा ढंग से पढ़ी होती है, इंटर वालों ने तो इतना ढंग से देखा भी नहीं होता है, क्योंकि उनके सिलेबस में पार्शियल बातें ही दी हुई होती है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई सामान और इंपोर्ट करते हैं एयरक्राफ्ट से, तो जो फ्रेट लगता है वो एग्जेम्प्ट है। तो इंपोर्ट एयर फ्रेट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन इंपोर्ट सी फ्रेट है, इंपोर्ट सी फ्रेट तो वो टैक्सेबल है। ऐसे ही सवाल उठता है जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट सी से भी करते हैं, एयर से भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट सी फ्रेट एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट एयर फ्रेट एग्जेम्प्ट। तो जो एंट्री नंबर 19 है, इट टॉक्स अबाउट इंपोर्ट एयर फ्रेट। इंटर वाले इसे स्किप कर सकते हैं खाली इस अमेंडमेंट को, तो वो एग्जेम्प्ट है। बाकी तो सारे अमेंडमेंट इंटर फाइनल दोनों के लिए हैं, सबके लिए लागू होते हैं। एक्सपोर्ट एयर फ्रेट तो ये भी एग्जेम्प्ट। ऐसे ही एक्सपोर्ट सी फ्रेट तो ये भी एग्जेम्प्ट। ये ऐसे 3 एंट्रीज है, मतलब अल्टीमेटली बच क्या जाता है, इंपोर्ट सी फ्रेट। इंपोर्ट सी फ्रेट टैक्सेबल है, वो पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन ये 3 एंट्रीज एग्जेम्पशन करती थी। अब जो एंट्री नंबर 19 है ना, वो एब्सोल्यूट है, मतलब इंपोर्ट एयर फ्रेट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट ही रहेगा। हमने उसको ना हटाया है ना कुछ बोला है। लेकिन ये जो है ना एक्सपोर्ट एयर फ्रेट और एक्सपोर्ट सी फ्रेट, ये हम जब लेके आए थे, जब से जीएसटी आया है तब से इसकी एक डेट दे रहे थे कि ये इस दिन तक ही एग्जेम्प्ट है। पहले आया था 30 सितंबर 2018 तक है, फिर 30 सितंबर 2019 किया, बढ़ा के हम उसको ले गए 30 सितंबर 2022 तक। हर साल एक्सटेंशन आता था ये डेट आ जाने के जस्ट पहले, लेकिन इस बार कोई एक्सटेंशन नहीं आया, 30/9/22 को एक्सटेंड ही नहीं किया। अब अगर 30/9/22 को एक्सटेंड ही नहीं किया, इसका मतलब ये जो एक्सपोर्ट एयर फ्रेट है, एक्सपोर्ट सी फ्रेट है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल हो गए, ये टैक्सेबल हो गए। यानी कि पहले अब आप पढ़ते थे इंपोर्ट सी फ्रेट टैक्सेबल है, वो तो अभी भी टैक्सेबल है, लेकिन एक्सपोर्ट एयर फ्रेट भी टैक्सेबल और एक्सपोर्ट सी फ्रेट भी टैक्सेबल है। अब अगर आप लॉजिक सोचोगे तो आपको ये शायद अच्छा ना लगे, एंड दैट इज वाई इस पे इतना डिस्कशन है कि जब सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पे जो फ्रेट लगता है उस पे जीएसटी लगाओगे तो एक्सपोर्ट करना तो महंगा हो जाएगा। हम तो चाहेंगे एक्सपोर्ट ज्यादा हो ताकि डॉलर्स आए, वैसे ही हम जान रहे हैं हमारे डॉलर की हालत कैसी हो गई है, हमारे रुपए की हालत कैसी हो गई है डॉलर के सामने। तो दैट इज वाई इस पे इंडस्ट्री में बड़ी डिबेट है कि इसको एग्जेम्प्ट रखना चाहिए हमें,
हम इसे टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं। बट अगेन गवर्नमेंट के अपने लॉजिक से, अपने टैक्स बेस को सुधारने के लिए, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाने के लिए, डेफिसिट वाइप ऑफ करने के लिए उन्होंने कुछ कुछ चीजों को पकड़ा है, एंड जिसमें इन्होंने इस आइटम को और इस आइटम को अब टैक्सेबल कर दिया है। टैक्सेबल ऑन और आफ्टर 1/10/22, 1/10/22 या उसके बाद से अब इसे टैक्सेबल कर दिया गया है। तो ये छोटी सी बात इंपॉर्टेंट हो गई ना, खास करके सीए फाइनल वालों के लिए, कि पहले आप इसे एग्जेम्प्ट करते थे, अब अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसे टैक्सेबल करेंगे। इंपोर्ट एयर फ्रेट पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। इंपोर्ट सी फ्रेट पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है, और वहां तो रिवर्स चार्ज की भी थोड़ी सी बात आती है जो हम नोटिफिकेशंस में देखते हैं, तो वो तो आपको वैसे का वैसे ही ध्यान में रखना है। तो ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन में डाल दिया, ये कोई अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन अपडेट देना जरूरी था कि इसको एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। दैट्स इट, ये आपके सारे अमेंडमेंट्स हो गए नोटिफिकेशन 12/2017 के, जो सब लागू हुए हैं 18 जुलाई 2022 से, जो 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बताए गए। अभी मैंने यही लिए, जो 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है वो नहीं लिए, क्योंकि अभी जो मई जून में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वो रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन जो आगे जाके नवंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए रेलेवेंट होगा। तब हम एक वीडियो सेशन और डालेंगे सही वक्त पे, कि आपको वो अपडेट्स भी पता होने चाहिए, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारे जितने भी अपडेट्स हैं विथ रिगार्ड टू नोटिफिकेशन 12/2017 एग्जेम्पशन, वो सारे एक साथ आपके लिए यहां डिस्कस कर लिए गए। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए अटैच कर दिया जाएगा, आप इसे ऑब्वियसली डाउनलोड कर लेंगे अपने रेफरेंस के लिए, और आप इसे प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेंगे, कवर कर लेंगे। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, समझ तो सभी कुछ आ गया होगा, बट स्टिल अगर कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालें। We will try our best to reply and clear your doubts। ये भी बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप और किन टॉपिक्स या किन एरियाज के बारे में और जानना चाहेंगे, तो हम डेफिनेटली उसके भी वीडियो सेशंस अपलोड करेंगे। अभी अमेंडमेंट्स और भी हैं जो अलग अलग वीडियो सेशन में हम रेगुलरली डालते रहेंगे। तो इसे आपने पूरा देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वी विल कम बैक विथ अनदर सेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी जरूर दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।